हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस छठे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस छठे मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें। और आप सभी को बताना है इस छठे मॉडल पेपर के एंड में कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छठे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको क्या करना है, इस बड़ी वाली आकृति में ध्यान से देखना है कि इस तरह की आकृति कितनी दी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में सबसे पहले तो इस तरह की एक आकृति ये दी गई है, उसी प्रकार से देखिए दूसरी आकृति यहाँ पर दी गई है और मेरे भाई ध्यान से देखिए तीसरी आकृति यहाँ पर दी गई है। यानी कि इस तरह की कितनी आकृति हैं, 3 आकृति हैं। अब मेरे भाई एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 को क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 3 9। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली आकृति में सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे। ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सिंगल फलक का पहला त्रिभुज बन जाएगा ये, दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, तीसरा त्रिभुज बन जाएगा ये। और ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3। यदि हम इन तीनों को यहां से यहां तक मिला देंगे तो चौथा त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई इस बड़ी वाली आकृति में यहां पर देखिए यहां से यहां तक हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि ये त्रिभुज हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, क्या इन 5 के अलावा कोई अन्य त्रिभुज है तो नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 9 के अंदर इन 5 को और ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 14 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 को क्रैक कर जाएंगे।
ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 34, 34 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 24 और 24 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया गया है 36, 36 से कितना बन रहा है 34, तो 36 से 34 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 36 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 30, तो 34 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 30 से कितना बन रहा है 28, 30 से 28 कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 30 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 24, 28 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 24 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -2, उसके बाद में क्या हुआ -4, फिर उसके बाद में क्या हुआ -2, उसके बाद में क्या हुआ -4। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -2 -4 -2 -4। अब -4 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 24 में से क्या कर दे -2 कर दे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 24 में से हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो 24 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि इस समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जिस विकल्प के दो चिन्हों से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा समझना वही विकल्प आपका सही होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण संतुलित होगा ऑप्शन बी के चिन्हों से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे और इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो करना क्या है मेरे भाई, आपको यहाँ पर देखिए गुणा के स्थान
स्थान पर तो प्लस करना है और प्लस के स्थान पर गुणा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर हमें दिया गया है सबसे पहले 8 है, उसके बाद में गुणा, तो गुणा के स्थान पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस है। उसके बाद में है 2, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में दिया गया है 5, फिर है माइनस का 16, फिर उसके बाद में है भाग 4 और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14। तो अभी समीकरण को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो समीकरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग देंगे हम 16 में, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद में भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10, इन दोनों के बीच में क्या है माइनस है। उसके आगे यहाँ पर क्या बच रहा है 8 और उसके बाद में है प्लस है। और मेरे भाई इसके बराबर में हमें दिया गया है 14, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 8 है और प्लस का 10 है, तो 10 और 8 मिलकर बन जाएगा 18। उसके बाद में क्या है माइनस का 4 है और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 18 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 14 और इसके बराबर में हमें दिया गया है 14, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 14। यानी कि ऑप्शन बी के दोनों चिन्हों को हम इस समीकरण में रखेंगे तो इस समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध 108 के साथ में उसी प्रकार से 16 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 108 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से यहाँ पर 108 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 108 कैसे बना है। तो मेरे भाई 9 से यहाँ पर 108 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 12, यानी कि 9 से 108 बनाने के लिए 9 का किया गया है 12 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 का 12 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 नम्मा के 108 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 108 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 16 के अंदर और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस 16 का क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 16 का 12 गुना करेंगे तो 16 का 12 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 192। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 192। अब हमें देखना है कि संख्या 192 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 192 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे,
तो वो देखिए। देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज को रोककर इस सीरीज को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 316, 316 के बाद में दिया गया है 288, 288 के बाद में दिया गया है 262, इसी प्रकार से 262 के बाद में दिया गया है 238, 238 के बाद में दिया गया है 216 और 216 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 316, 316 से कितना बन रहा है 288, तो 316 से 288 कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 316 में से क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 288। इसी प्रकार से आगे देखिए 288 से कितना बन रहा है 262, तो 288 से 262 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 288 में से क्या कर दें -26 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 262। इसी प्रकार से देखिए 262 से कितना बन रहा है 238, 262 से 238 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 262 में से क्या कर दें -24 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 238। इसी प्रकार से आगे देखिए 238 से कितना बन रहा है 216, तो 238 से 216 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 238 में से क्या कर दें -22 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 216। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 216 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -28, उसके बाद में क्या हुआ -26, उसके बाद में क्या हुआ -24, उसके बाद में क्या हुआ -22। यानी कि यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा माइनस होगा। कितना माइनस होगा तो वो देखिए, सबसे पहले -28, उसके बाद में -26 है। तो यहाँ पर देखिए 28 से कितना बना 26 है, तो यहाँ पर 28 से 26 बन जाएगा कैसे, यदि हम 28 में से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 26 है। इसी प्रकार से देखिए 26 से कितना बन रहा है -24 है, तो -26 से -24 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इस 26 में से क्या कर देंगे यहाँ पर भी 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 24 है। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 22 है, 24 से 22 कैसे बन रहा है, तो 24 में भी यहाँ पर क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो बन जाएगा 22 है। इसी प्रकार से 22 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सभी में -2 हुआ है तो 22 में से भी -2 कर देंगे, तो यहाँ पर 22 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 216 में से क्या कर दें -20 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 216 में से हम क्या कर देंगे -20 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 196, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 196। अब हमें देखना है कि संख्या 196 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 196 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है,
प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी है अकबर ने और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो मेरे भाई याद रखना, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग ने और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी वर्ष 1948 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1952 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा राव फूले ने और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम राज्य को, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य को, ऑप्शन सी है असम राज्य को और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत के सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है पेरिस में और ऑप्शन डी है काठमांडू में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के बीच में आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस में। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम बचा हुआ है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2011 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2019 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2020 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता वर्ष 2015 में प्रस्तावित हुआ था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में, ऑप्शन बी वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1976 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं।
तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और इसी टाइप के शानदार प्रश्नों का यदि आप मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।